आइए साथियों, आज हम एक और अध्याय की बात करने जा रहे हैं प्राचीन खगोल विज्ञान के। जैसा कि आपने 2-3 सीरीज़ों में पहले जान चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, उसी में एक और अध्याय जोड़ने जा रहे हैं आज हम। जैसा कि आप सर्वविदित हैं, स्वाभाविक बात है, काफ़ी चीज़ों को आप जान चुके हैं धीरे धीरे करके, प्राचीन खगोल विज्ञान से लेकर के आधुनिकतम खगोल विज्ञान का एक संक्षिप्त जो विज्ञान माला हमारे द्वारा संचालित की जा रही है, उसके माध्यम से और भी तमाम चीज़ों को आप लोग सीखते जा रहे हैं दिनों दिन। उसी कड़ी में आज एक वार्ता के लिए हम फिर से आपके साथ उपस्थित हैं। तो जैसा कि अब तक आप लोगों ने जाना कि जो हमारे प्राचीन खगोल वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ग्रहों की खोज हो चुकी थी और उसके बाद में फिर उन्होंने सोचा कि अब इनको अरेंज किया जाए, यानी यूँ कहें कि अब ये देखा जाए इनके ऊपर मैथमेटिक्स अप्लाई करके, कुछ मॉडल्स को अप्लाई करके कि एक्चुअल में ये जो हैं वो गति कैसे करते हैं और किसकी गति किधर से किधर होती है, या पूरब से पश्चिम होती है या पश्चिम से पूरब होती है। इन सारी गतियों को जानने के लिए उन्होंने और ऑब्जर्वेशंस का सहारा लिया और मैथमेटिक्स का सहारा लिया और अपने गणितीय अनुप्रयोगों के माध्यम से उन्होंने इन तमाम चीज़ों को विस्तार पूर्वक अध्ययन के माध्यम से कुछ नतीजे निकाले। उनके कारण हम प्राप्त कर पाते हैं कि उन्होंने वास्तव में देखा कि ग्रह जो है वो अपनी अक्ष पर घूमते हैं। फिर जो है बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग सेम टाइम में और काफ़ी दूसरे समयों पर भी अलग अलग टाइम जोन में जो है वैज्ञानिकों का प्रादुर्भाव हुआ है इस धरती पर, इस भूगोल पर, इस धरा पर, जो है अर्थ पर यूँ कह सकते हैं। फिर उसी ज़माने में चाहे वो हमारे प्राचीन भारतीय खगोल वैज्ञानिक रहे हों, जो महान प्राचीन भारतीय खगोल वैज्ञानिकों की एक श्रृंखला है हमारे भारत में, या फिर चाहे वो यूरोप के तमाम प्राचीन खगोल वैज्ञानिक रहे हों जिन्होंने अपने अपने गणितीय नियमों का निगमन किया और उनके माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार की जो है खगोल विज्ञान से संबंधित गतियां और उनकी राशियों के बारे में हमें अवगत कराया, और कहाँ पर कौन सा प्लेनेट सिचुएटेड है, स्थित है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें अवगत कराया। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे प्राचीन भारतीय खगोल वैज्ञानिक जो थे वो भी बहुत महान थे, अपने समय से, अपने ज़माने से, अपने काल से बहुत एडवांस रहे होंगे, स्वाभाविक है। तभी उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा, ऑब्जर्वेशंस लिए। उन ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रकार की गतियों को, सूर्य चंद्रमा की गतियों से लेकर के जीरो के आविष्कार से, चाहे हम बात करें आर्यभट्ट की, बारहमाही की, सुश्रुत की, चरक की, कणाद की, और विभिन्न प्रकार के जो भास्कराचार्य हों, भास्कराचार्य फर्स्ट सेकंड हों, विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक थे उस ज़माने के हमारे, चाहे 5वीं सदी के आर्यभट्ट की बात ले लें, फिर चाहे कणाद की बात ले लें, बहुत सारे ऐसे जो है बहुत महान वैज्ञानिकों की सीरीज है जिनके नाम लेना कठिन होगा। बहुत सारे नाम हैं जो इतिहास में दब करके रह गए हैं, बहुत से लोग उनके तमाम नामों के बारे में नहीं जानते हैं। अगर आपको उनकी एक और सीरीज चाहिए तो हम पुनः इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप ये समझिए, जो कुछ नाम जो कि हम सब लोगों की जुबान पर हैं वही नहीं थे, उनसे पहले, उनके साथ, उनके समानांतर, उनके बाद तमाम प्राचीन भारतीय खगोल वैज्ञानिक जो रहे हैं उन्होंने खगोल विज्ञान की इस सीरीज़ को इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि आज जो भी सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर पा रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान में, खगोल विज्ञान में या अन्य विज्ञानों में, तो वो वहीं से शुरुआत होती है उन सब चीज़ों की। और उसी समय समानांतर तौर से ये भी होता था कि, और अन्य कालों में भी, कि जो हमारे प्राचीन खगोल वैज्ञानिक थे उनके साथ साथ यूरोप के खगोल वैज्ञानिक हों, चाइना के खगोल वैज्ञानिक हों, या फिर जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में कुछ खगोल वैज्ञानिक हुए, वो भी अपने सारे प्रयोगों को, अपनी सारी मैथमेटिक्स को ऑब्जर्वेशंस के थ्रू चीज़ों को वेरीफाइड करने की कोशिश करते, दुनिया को बताने, समझाने, सिखाने की कोशिश करते कि एक्चुअल में कौन सा बॉडी कहाँ पर सिचुएटेड है। तो उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने ऑब्जर्वेशंस थे, कुछ डेटा मैच खाता था यहाँ के वैज्ञानिकों से, वहाँ के वैज्ञानिकों से, या अन्य दूसरी पार्ट के वैज्ञानिकों से, कुछ का डेटा मैच नहीं खाता था। इसी सारी चीज़ों को लेकर के अपने अपने ऑब्जर्वेशंस को लेकर के आए। जैसे कि अगर हम बात करें जियो सेंट्रिक मॉडल की, जो टॉलमी का मॉडल था, टॉलमी यानी 100 रोमन साम्राज्य के निवासी जो रोम में रहते थे, मिस्र में, वो उन्होंने अपने मॉडल दिया, उन्होंने प्रपोज किया है, उनका मैथमेटिक्स जो था वो निकल के आ रहा था, ये उनका ऑब्जर्वेशन जो था वो निकल के आ रहा था, उनकी जो मैथमेटिकल फॉर्म थी वो ये निकल के आ रही थी कि आपका ये जो पाथ है इसका चलने का रास्ता, जैसे कि ये जियो सेंट्रिक है, जियो मीन्स पृथ्वी, वो वाला जियो नहीं,
ये जियो जैसे जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान है, जियो मीन्स होता है पृथ्वी जो है। अब उन्होंने देखा इन सारी चीज़ों को, वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू फाइंड आउट कर पा रहे थे कि एक्चुअल में जो पृथ्वी है वो केंद्र पर स्थित है और बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो ऐसे ऐसे अपनी एक्सिस पर घूमते 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 सूर्य का जो है वो एक गोल सर्कुलर शेप में ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों सालों तक लोग यही मानते रहे। कुछ लोग तो ये भी सोचते थे पृथ्वी चपटी है, सोचना स्वाभाविक भी है। तो इसको धीरे धीरे करके और कुछ जो नाविक वगैरह थे वो इन सारी चीज़ों को जब ऑब्जर्वेशंस लिए, उन्होंने देखा तो माने कि पृथ्वी चपटी नहीं है। वो दरअसल है क्या, जैसे कि समंदर में दूर से जहाज कोई अगर आ रहा है तो दूर से आते हुए जहाज दिखाई नहीं देते थे। अगर दूर से जाते हुए जहाज दिखाई नहीं देते, आते हुए दिखाई नहीं देते, तो उन्होंने माना कि हो सकता है दूरी की वजह से दिखाई नहीं देते हो, लेकिन जब पास आते जाते तो वो दिखाई देते जाते। तब ऑब्जर्वेशंस उन्होंने निकाला कि पृथ्वी जो है वो गोल है। अब हम जान चुके हैं वो जियोड है, लक्षाबद्ध स्थिति है उसकी, पूरी तरह से गोल नहीं है। लेकिन उधर से जहाज आते थे वो ऐसे करके अगर यूँ आएगी कोई चीज़ तब फिर यहाँ पर दिखाई देगी आपको पूरी तरह से। अगर ये गोल है तभी फिर यहाँ से धीरे धीरे आपके पास आती जाएगी, तब फिर सामने दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि पृथ्वी गोल है। कुछ लोग जो है चपटी मानते थे, बहुत सारे लोगों की अन्य अवधारणाएं थी, लेकिन तमाम वैज्ञानिक जो हैं इन सारी चीज़ों पर एकमत होकर के फिर निकाला उन्होंने कि एक्चुअल में ये जो है वो पृथ्वी गोल है। और ऐसे करके जियो सेंट्रिक मॉडल उन्होंने दिया कि भू केंद्रीय मॉडल, मतलब पृथ्वी सेंटर पर है, बाकी सारे प्लैनेट्स अपनी अपनी ऐसे ऐसे अलग अलग एक्सिस पर घूमते हुए और ये जो पृथ्वी के सापेक्ष यानी पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। ये मॉडल फिर काफ़ी दिनों बाद आकर के जब लोगों के और ऑब्जर्वेशंस या मैथमेटिकल फॉर्म या यूँ कहें कि उनके पास में परमार्जित तो परस्कृत जो है गणितीय गणनाएँ और ऑब्जर्वेशंस आते गए, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को और अच्छे तरीके से देखा। चाहे वो फिर कॉपरनिकस का मॉडल हो, हीलियोसेंट्रिक मॉडल। अब हीलियस मीन्स जैसा कि सूर्य होता है, तो आप जानते हैं कि रोम में इन्हें जो है या यूँ कहें कि उन्हें जो हीलियो कहा जाता है, सन या सूर्य जिसे कहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया कि ये जो सूर्य है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जिसे कहते हैं हिंदी में, सूर्य जो है वो केंद्र पर स्थित है और सारे प्लैनेट जो वो ऐसे ऐसे अपनी ऑर्बिट्स में अपनी अपनी अलग अलग कक्षाओं में घूमते हुए और ये ऐसे ऐसे करके सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये तमाम मॉडल्स आते गए। चाहे फिर हमारे भारतीय वैज्ञानिक हों जिन्होंने बताया था सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने, जैसे कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, वो अपने अक्ष पर घूम रही है और ऐसे ऐसे घूम रही है। तो ये तमाम कैलकुलेशंस जो हैं वो विश्व के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा प्राप्त होती रहीं धीरे धीरे करके। चाहे बत्सेरी परमेश्वर हों, केरल के साइंटिस्ट थे उन्होंने, या सोमयाजी नीलकंठ हों, या फिर और अन्य जो वैज्ञानिक थे, मान के चलो आपके, फिर धीरे धीरे करके निकल के आए कि जैसे ये तमाम मॉडल्स निकल के आ गए। अब जैसे चाहे कॉपरनिकस का मॉडल हो, जिन्होंने अब कॉपरनिकस को ही नज़रबंद कर दिया गया था लोगों ने। उस समय एक धर्म विशेष की महत्ता इतनी थी कि अगर आप उसके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, जो उनकी लिखित मान्यताएं हैं, जैसे कि अगर पृथ्वी, वो नहीं मानने को राजी थे कि पृथ्वी घूम सकता है। वो मानते थे अगर पृथ्वी घूम गया तो पूरी सारी कायनात घूम जाएगी, सब कुछ घूम जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसी कुछ उनकी अपनी अवधारणाएं, जो धार्मिक कॉन्सेप्ट थे। लेकिन काफ़ी सालों के बाद जो है इस चीज़ को जब देखा कि पृथ्वी जो है एक्चुअल में घूमती है, कोperनिकस ने इस बात को काफ़ी जगह पर अपनी पुस्तकों में लिखा। काफ़ी सालों तक इसे उन्होंने छुपाए रखा है, चूँकि कुछ विशेष धर्म का जो है वो डर था कि आखिर ये जो है क्या करेंगे, डेथ वगैरह या डेथ सेंटेंस करा देंगे। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी जो है हिम्मत बढ़ाई और उन्होंने क्या किया कि इससे जो है वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी पूरी दुनिया के सामने ये किताबों के रूप में जाना चाहिए। और उन्होंने फिर दिखाया, उन्होंने एक किताब में लिपिबद्ध किया अपने इन सारे फार्मूला को, अपने मैथमेटिकल थिंग्स को, चीज़ों को। तो उन्होंने लिपिबद्ध करके किताब वगैरह जो है निकाली, तो लोगों ने उनकी किताब वगैरह को पढ़ा। लेकिन फिर क्या हुआ, उसी सूर्य केंद्रीय मॉडल को जो है लियोनार्डो ब्रूनो जो थे वो आगे लेकर के जगह जगह जा कर के समझाते थे कि हाँ सत्य क्या है, ये सत्य है, ऑब्जर्वेशन ये निकल के आ रहे हैं, कैलकुलेशंस ये निकल के आ रही है कि सूर्य जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित है, बाकी सारे प्लैनेट्स ग्रह वो ग्रह ऐसे ऐसे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य केंद्रीय मॉडल है, ये जियोसेंट्रिक मॉडल नहीं है, ये जो है हेलियोसेंट्रिक मॉडल है। तो उनको भी लोगों ने क्या किया, जैसे कि प्रताड़ित किया। अब फिर जो है चाहे वो विभिन्न प्रकार के खगोल वैज्ञानिक हों, चाहे वो भारतीय खगोल वैज्ञानिक रहे हों या फिर यूरोपियन खगोल वैज्ञानिक रहे हों या वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी में उस जमाने के जो भी खगोल वैज्ञानिक रहे हों, उन्हें बड़ी प्रताड़ना और जो है बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास नए नए कॉन्सेप्ट थे, नई मैथमेटिक्स थी, नए ऑब्जर्वेशन थे, नए फार्मूले थे, नई सोच थी, नया इनोवेटिव इन्वेंशन वाली चीज़ें थी। तो उसे स्वीकार करना हजारों हजार साल पहले की मानवीय प्रवृत्ति में बैठा हुआ ये था
कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, सारी कायनात घूम जाएगी, ये तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा सोलर सिस्टम से लेकर के पूरी सब चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता, पृथ्वी नहीं घूमती है। और आज आप अब जान चुके हैं कि ये जो है वो एक्चुअल में है क्या, कि जैसे आपका केपलर मॉडल आ गया, ये इलेप्टिकल वे है, दीर्घवृत्ताकार अंडाकार शेप है, इसमें ये सूर्य रहा, ये बाईफोकल है, 2 ध्रुव है, एक ध्रुव ये रहा पोल, एक ये रहा, और एक पोल पर ये स्थित है। इसके कारण जो स्पेस टाइम की फैब्रिक है उसमें इतना बेंड पैदा कर रहा है सन, आज के अकॉर्डिंग 21वीं सदी के अकॉर्डिंग आप लोग जान चुके हैं कि उसके कारण जो वो ऐसे करके बेंड हो रहा है, उसके कारण अपनी अपनी एक्सिस पर घूमते हुए इलिप्टिकल वे में दीर्घवृत्ताकार अंडाकार शेप में जो है मूव आउट कर रहे हैं। तो उस समय जब लियोनार्डो ब्रूनो जो थे रोम में, वो उन्होंने यूरोप के देशों में जा करके इधर उधर गाँव से लेकर के शहरों कस्बों तक उन्होंने इन सारी चीज़ों को फैलाया। जो कोपर्निकस का मॉडल था कि सूर्य केंद्रीय मॉडल, उससे फैलाने की कोशिश की कि हाँ भाई ये बात ठीक है, भाई मानिए इस बात को, देखिए ये ऑब्जर्वेशन गणित है, ये 2+2 4, हर जगह 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें, तो ये बात सत्य है, निकल के आ रही है ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, प्रैक्टिकल्स के थ्रू, या फिर जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू। तब लोगों ने नहीं माना उन सारी चीज़ों को, बहुत दिनों तक लोग जो है उनके पीछे पड़े रहे। उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि वो जो है वो लोगों के द्वारा पकड़ लिए गए और पकड़ करके बीच चौराहे पर बांध करके खूंटे से उन्हें मारा गया, और उन्हें जो है पूरी तरह से डेथ कर दी उनकी, यानी मृत्यु कर दी उन्हें, खूंटे के बांध करके जो है वो निर्मम हत्या की गई उनकी। उसके बाद में चाहे वो उनसे पहले के तमाम वैज्ञानिक रहे, उनके साथ भी उनके मॉडल्स को और उनकी ऑब्जर्वेशंस को जो है स्वीकार करना उस समय कुछ विशेष धर्मों के बड़ा खिलाफ था। वो मानते थे कि ये अटल है, निश्चल है पृथ्वी, ये घूम ही नहीं सकती, स्टेशनरी है, अब ऐसा होगा तो ये सारी चीज़ें घूम जाएंगी, क्या होगा। फिर चाहे वो आपके भारतीय वैज्ञानिक रहे हों, प्राचीन खगोल विज्ञान से वैज्ञानिक रहे हों, उन्होंने सब ने बड़ी प्रताड़नाएँ झेली हैं, बड़े दुख दर्द दंश झेले हैं, जो अपनी मान्यताओं को बदलवाने के लिए, पुरानी मान्यताओं को लोगों की बदलवाने के लिए और अपनी मान्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ साथ धीरे धीरे करके चीज़ों को जानते गए। उसके बाद में जो है सैकड़ों साल बाद जो है एक धर्म विशेष का जो चर्च हुआ करता था, उसने क्या किया, फिर जो है वो माफ़ी भी मांगी इस बातों को लेकर के, बोले हाँ हम उस समय गलत थे और ये जो है वो सही थे, चाहे वो गैलीलियो गैली थे, कोपर्निकस थे, उन लोगों से उन्होंने माफ़ियाँ भी मांगी हैं, और लियोनार्डो ब्रूनो हो कि हाँ ये एक्चुअल में ये लोग सही थे, इनकी कैलकुलेशन, इनकी गणनाएँ, इनकी गणितीय जो निगमन हैं, कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल फॉर्म्स के जो डिडक्शन हैं वो ठीक थे। और इन्हीं को फिर क्या होता है, पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो ऐसे ही अब लोगों ने सोच लिया, वैज्ञानिक वर्ल्ड, साइंटिफिक कम्युनिटी के, लेट्स वाई गोन बी वाई गोन, धीरे धीरे करके जो हो गया वो हो गया, चलिए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और बढ़ाते गए उन सारी पुराने दंशों को भूलते गए, भूलते भूलते उन्होंने जो है तमाम मॉडल्स जो है अब और चीज़ों को खोज लिया, और तमाम आज हम आधुनिक खगोल विज्ञान में पहुँच चुके हैं। मानव के प्राचीन मानवों से लेकर के और आधुनिकतम की विकास गाथा में जो है वो एकदम यहाँ पर जो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 कराया, वो धीरे धीरे करके एक प्रोसेस था। और उसी ज़माने में फिर जो है, चाहे वो 5वीं सदी रही हो, 4th सेंचुरी रही हो, फिर चाहे जनवरी का समय रहा हो, 7 जनवरी 1610 ईस्वी का समय रहा हो, जो गैलीलियो गैली ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, फिर हमारे लिए विंडो ओपन हो गई हो। और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है देशों में, वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी में विज्ञान फैलती गई, लोग मानते गए, जानते गए चीज़ों को। विज्ञान का पहले मतलब होता है कि पहले आप मानिए, उसके बाद, पहले जानिए उसके बाद ही मानिए। लेकिन कुछ जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट होते हैं उनका मतलब ये होता है कि पहले आप मान लीजिए, उसके बाद जानेंगे। अब क्या पता आप क्या मानते हैं, उसके बाद वही जो मान लिया उसी को तो जानेंगे, स्वाभाविक बात है। अगर जैसे गलत जान लिया तो गलत ही मानेंगे, और सही जान लिया तो सही मानेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस डिबेट्स में नहीं जाना चाहते। एक्चुअल में है क्या, हर चीज़ का एक अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है, और उस कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी तरीके से प्राचीन से लेकर के आधुनिकतम तौर से समझते गए, बढ़ते गए। इसीलिए विज्ञान जो है वो आज इतनी तरक्की उत्तरोत्तर करता जा रहा है, क्योंकि उसके रिजल्ट जो हैं वो सेम आ रहे हैं, और अगर उनमें कोई कमी होती है तो फिर वो उन रिजल्ट को संशोधन, समाशोधित और फिर पुनरावलोकित करके उन्हें रिवाइज्ड करके फिर वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी यानी पूरी दुनिया के सामने रखता है, और उनके माध्यम से जो भी कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट आते हैं वो सेम ही होते हैं। इसीलिए विज्ञान की जो कहानी है वो धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई, चाहे वो विश्व वैज्ञानिक समुदाय से लेकर के आधुनिकतम खगोल विज्ञान हो, चाहे वो फिर यूँ कहें कि आगे आने वाले समय में फिर प्राचीन खगोल विज्ञान से लेकर के, या फिर जो है यूरोप के कंट्री हों, या फिर जो है अफ्रीकन कंट्री हों। अब जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ या प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सन 1914 से लेकर के 18 तक प्रथम विश्व युद्ध, फिर 1939 से लेकर के 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके दौरान फिर जो एक स्पेस रेस छिड़ गई, उस स्पेस रेस का ही
परिणाम है कि आज आप इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, चाहे वो सैटेलाइट्स की फॉर्म हो, आपके सामने मोबाइल हो जिससे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, या फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ये तमाम चीज़ों के थ्रू आप लोग जो है वार्ता कर पा रहे हैं, या फिर जो है आप और भी तमाम प्रकार की विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी देख पा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख पा रहे हैं, या फिर रोबोटिक टेक्नोलॉजी देख पा रहे हैं। जो भी जहाँ भी कुछ भी साइंटिफिक जो थिंकिंग यहाँ पर एडवांसमेंट की आ रही हैं वो उसी ज़माने से और ज़्यादा शुरू हुई, यानी एक रेस हो गई दोनों देशों के बीच में। जो आपका उस समय का यूएसएसआर था 1990 में जो है, फिर जब कोल्ड वार हो गया, यूँ समझिए कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बिटवीन और रसिया के बिटवीन, तो रसिया जो है कई भागों में टूट गया। उसके बाद जो है उसी समय से उन्होंने स्पुतनिक फर्स्ट करा दिया, तो फिर उधर लगा उन लोगों को कि आखिर इन्होंने ये ऐसे क्या करा दिया कि ये तो अंतरिक्ष से मार कर देंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा क्या होगा। फिर उन्होंने नासा ने, उनके यहाँ पर नॉटिकल एविएशन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बनाया कि हाँ भाई इस चीज़ों से हम भी जो है और वैज्ञानिक गतिविधियों को कंप्लीट करें, आगे बढ़ें, देखें, पूरी दुनिया पर राज करें। तो उसी समय से जो है ऐसे धीरे धीरे करके विकासानुक्रम में जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती गई, और फिर जो है अब दो धड़ों में बट गई दुनिया जो है, कि वो यूरोपियन कंट्री के साथ रहे, या फिर जो है इधर आपका जो यूएसएसआर था उस समय का, सोवियत रसिया जिसे कहते हैं, उसके साथ रहे। अब उनमें से इंडिया जो था वो तटस्थ रहा, उन्होंने जो है न्यूट्रल फॉर्म को अपनाया, यानी कि हम जो है ना इनके साथ हैं ना उनके साथ हैं, हम जो है बिल्कुल शांत स्वभाव के लोग हैं, मतलब तटस्थ रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। और धीरे धीरे करके धीरे इंडिया आगे बढ़ता रहा, और आज आप देख ही रहे हैं इन सारी चीज़ों को, चाहे वो चंद्रयान 1, 2, 3 हो, या फिर जो है आदित्य L1 मिशन हो, या फिर उससे पहले और भी मिशन रहे हों, जैसे कि आपका MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन वगैरह रहा हो, और धीरे धीरे करके बढ़ता रहा। ऐसे ही चाइना भी बढ़ता गया धीरे धीरे करके, स्वाभाविक बात है। और उसी समय की जो रेस हुई, उसी समय दोनों देशों में ये रेस हो गई, स्पेस रेस, कि कौन इस ब्रह्मांड पर, यानी यूँ कहें कि इस पूरे भूगोल पर कौन राज करेगा। अब वो देखने वाली बात ये होगी आगे आने वाले समय में, वास्तव में इस रेस में विजेता कौन होगा। अभी तो पूरी दुनिया में एक स्पेस रेस चल रही है, और ये हेल्दी कंपटीशन है स्पेस रेस की। इस कंपटीशन के माध्यम से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, तमाम चीज़ों को हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उन चीज़ों के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और उसी ज़माने में फिर चाहे वो 20 जुलाई 1969 का दिन हो, अपोलो 11 करा के जो माइकल कॉलिंस जो थे, या फिर नील आर्मस्ट्रांग जो थे, और एल्ड्रिन बस जो थे, वो उन्हें वहाँ पर चंद्रमा पर पहुँचा दिया। 12 साइंटिस्ट तब तक जा कर के आ चुके हैं, कई और भी गए, लेकिन वो उनकी सफल उड़ानें नहीं रही हैं। और तमाम प्रकार की ये सब रिसर्च डेटा और ये तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते होते हुए आज हम और आप इस एज में प्रवेश कर चुके हैं। और ये प्राचीन खगोलीय ग्रंथमाला जो है वो, अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उन चीज़ों को जान पूछ और समझ सकते हैं। और कोई विशेष जानकारी है तो आप स्पेस टू स्पेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।